यस स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडी नॉलेज हाउस मैजिक। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर फर्स्ट में आज हमारा टॉपिक है फॉरेन ट्रेड अंडर द ब्रिटिश रूल। मींस जब हमारे देश में ब्रिटिश शासन काल था उस टाइम में इंडिया का फॉरेन ट्रेड की क्या सिचुएशन थी, क्या स्थिति थी। पहला पॉइंट पढ़ते हैं। ड्यू टू डिस्क्रिमिनेटिव टैरिफ पॉलिसी एडॉप्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। डिस्क्रिमिनेटिव टैरिफ पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जिसमें अलग अलग टैक्स इम्पोज किया जाता है अलग अलग चीज़ों पर, इंपोर्ट पर अलग, एक्सपोर्ट पर अलग, फिनिश गुड पर अलग, रॉ मटेरियल पर अलग। इस टैरिफ पॉलिसी का प्रयोग करके ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हम इंडिया को क्या बना दिया था, मेन एक्सपोर्टर बना दिया था रॉ मटेरियल और प्राइमरी प्रोडक्ट का। और हम लोग फिनिश गुड को इंपोर्ट करते थे, जो फिनिश गुड तैयार किया जाता था ब्रिटिश इंडस्ट्री के द्वारा। मैं आपको बताता हूँ बच्चों डिटेल में। एक्चुअल में करती क्या थी ब्रिटेन, जो हमारा ब्रिटिश शासन काल था, वो लोग हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल और प्राइमरी प्रोडक्ट्स को, प्राइमरी प्रोडक्ट लाइक कॉटन, वूल, जूट, इनको अपने देश भेजते थे। वहाँ से इन प्रोडक्ट से फिनिश गुड तैयार करते थे और फिर वापस वो फिनिश गुड इंडिया में भेजते थे, जो कि क्या था, जो कि हमारी इकोनॉमी के लिए सही नहीं था। यह हमारी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाने का एक तरीका था। अदरवाइज वो क्या कर सकते थे, वो ये भी कर सकते थे कि उसी रॉ मटेरियल से जो हमारे देश से वहाँ भेजा जा रहा है उससे इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग करे, यहीं पर टेक्नोलॉजी लाए और फिनिश गुड तैयार करे। बट ऐसा वो नहीं करते थे क्योंकि उन्हें अपनी इकोनॉमी को फायदा पहुंचाना था, ना कि इंडियन इकोनॉमी को। नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट शोड द बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये देखिए जो उन्होंने तरीका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अपनाया था, जो रचना, जो कंपोजिशन उन्होंने फॉलो की थी, वो इंडियन इकोनॉमी को बैकवर्ड करती जा रही थी। और ब्रिटेन इकोनॉमी मोनोपोली का फ़ायदा उठा के, इंडियन फॉरेन ट्रेड का फ़ायदा उठा के, मोनोपोली से कंट्रोल करके इंडियन फॉरेन ट्रेड को, हमारी इकोनॉमी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहे थे। नेक्स्ट है surplus profit made an account of foreign trade during the British rule was distributed on administrative and as well as on war expenses. It was only used to increase the pursuit of the British government. सरप्लस ट्रेड या सरप्लस प्रॉफिट से तात्पर्य बच्चों ये है, अगर हमारे इंडियन इकोनॉमी में उस समय एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाता था किससे, इंपोर्ट से, तो उसका भी वो मिसयूज करते थे। मींस जो प्रॉफिट हमें मिलता था इंडियन इकोनॉमी को, उसको वो इंडियन डेवलपमेंट में नहीं लगाते थे, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में नहीं लगाते थे। वो लोग उस पैसे को हमारी इंडिया की ग्रोथ में ना लगाकर अपने ब्रिटिश गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में लगाते थे, और जो वार के जो एक्सपेंसेस है उसमें ये लोग इसका यूज़ करते थे। नेक्स्ट है डेमोग्राफिक कंडीशंस। डेमोग्राफिक कंडीशंस कैसी थी उस समय? उस समय जो डेमोग्राफिक कंडीशंस थी इंडिया की, वो भी बहुत बदतर थी। फर्स्ट पॉइंट, हाई बर्थ एंड हाई डेथ रेट। इंडिया का जो बर्थ रेट था वो भी बहुत हाई था और डेथ रेट भी बहुत हाई था। मीन्स हमारे यहाँ जो ये सिचुएशन थी, ये एक सही साइन नहीं था हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए। हाई बर्थ रेट होने से और डेथ रेट भी हाई होने से हमारा जो इंडियन इकोनॉमी थी वो पॉवर्टी की तरफ अग्रसर थी, गरीबी बहुत ज़्यादा थी। नेक्स्ट है लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज वेरी लो, 32 ईयर्स। मीन्स उस समय जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो भी बहुत कम थी। मतलब एवरेज लाइफ ऑफ ए पर्सन, एक एवरेज लाइफ एक आदमी की मात्र 32 साल थी, जो अब क्या है 68 साल है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो उस समय 32 साल एवरेज लाइफ थी, जो अपने आप में दर्शाती थी कि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम भी कितना बैकवर्ड था उस समय। नेक्स्ट है लिटरेसी रेट वाज वेरी लो। लिटरेसी रेट भी बहुत ज़्यादा लो था, 16% था मात्र, जो दर्शाता था कि हमारा एजुकेशन सिस्टम, सोशल और इकोनॉमिक, हम लोग कितने वीक थे उस समय। अंडरस्टूड? नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में हमारी जो एग्रीकल्चर थी वो मेन सोर्स था हमारा रोजगार का। 72.7% लोग हमारे एंगेज थे किसमें, एग्रीकल्चर में। 10.1% वर्किंग पॉपुलेशन एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग। मात्र 10% लोग ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एंगेज्ड
थे, लगे हुए थे। 10% लोग ही हमारे इंडस्ट्रीज में कार्य करते थे, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में कार्य करते थे। जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, इंडस्ट्रियल सेक्टर का एक बैकवर्ड साइनेज था। मीन्स हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था उस टाइम बहुत पिछड़ा हुआ था। नेक्स्ट है 17% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन वाज एंगेज्ड इन सर्विस सेक्टर। मात्र 17% लोग ही सर्विस सेक्टर में कार्य करते थे, जो दर्शाता है कि हमारा टर्शरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर भी बहुत स्लो ग्रोथ रेट में था, बहुत पिछड़ा हुआ था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ये सब चीज़ें, ये तीनों पैरामीटर हमारी इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ को अनबैलेंस दर्शाते थे। मींस उस समय हमारी इंडियन इकोनॉमी बहुत ज़्यादा अनबैलेंस थी, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, जो डिस्टर्ब की गई थी किसके द्वारा? ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किसी हद तक हुआ था इंडिया के अंदर, बट जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ था वो ज़्यादातर दो ही क्षेत्र में हुआ था, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन। सेकंड है, हम जो ब्रिटेन गवर्नमेंट थी उन्होंने रेलवे का इंट्रोडक्शन किया, मतलब भारत में वो रेलवे लेके आए और उस रेलवे के साथ साथ उन्होंने कुछ रोड भी बनवाई। रेलवे और रोड बनाने का जो उनका तात्पर्य था, वो तात्पर्य था अपनी इकोनॉमी को फायदा पहुंचाना, अपनी गवर्नमेंट को के इंटरेस्ट को फायदा पहुंचाना, उनका भला करना, ना कि इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ करना। मींस उन्होंने रेलवे का अगर इंट्रोडक्शन किया, रोड बनवाई, तो उसके पीछे भी उनका अपनी कंट्री या अपनी गवर्नमेंट को ही फायदा पहुंचाना था, ना कि इंडियन गवर्नमेंट को। उन्होंने क्या किया? बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज जो इंडिया के अंदर था उसको रिप्लेस करके मॉनेटरी सिस्टम लाए वो लोग। उसमें भी उन लोगों ने क्या किया? डिवीजन ऑफ लेबर किया और लार्ज स्केल प्रोडक्शन की व्यवस्था की। मींस लार्ज स्केल प्रोडक्शन थोड़ा हुआ हमारे इंडिया के अंदर। ओवरऑल अगर हम कहें जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल हुआ, उसका मैक्सिमम जो फ़ायदा उठाया वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लिया, अपने देश को, अपनी इकोनॉमी को दिया, ना कि इंडियन इकोनॉमी को। सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर हमारा पूरा होता है। होपफुली आपको अच्छे से समझ आया होगा। आप मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। थैंक यू।